आरपीपीएस एजुकेशनल पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं विजय यादव कक्षा 9 वाले बच्चों के लिए साइंस से संबंधित साइंस के केमिस्ट्री पार्ट से संबंधित पहला अध्याय लेकर आया हूं, जिसका नाम है पदार्थ एवं उसकी अवस्थाएं। तो सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि पदार्थ क्या होती है, वह कितने प्रकार का होता है, उसकी अवस्थाएं कैसी होती हैं, फिर उनमें अवस्था परिवर्तन कैसे होता है। तो सबसे पहले आइए हम पदार्थ की परिभाषा जानते हैं। तो पदार्थ की परिभाषा इस प्रकार से है कि प्रकृति में पाया जाने वाला वह सूक्ष्मतम कण जिसका कुछ न कुछ भार होता है अथवा जो अपनी उपस्थिति से कुछ न कुछ स्थान घेरती है, उसे पदार्थ कहते हैं। दैट टाइप ऑफ पार्टिकल विच आर फाउंड इन यूनिवर्स, इट हैज सम प्लेसेस एंड which are surrounding some places and it has some weightage. It is also known as substance or matter. अब बात आती है कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो शुरू से आप लोग जानते होंगे पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। अवस्थाएं तो आप देखेंगे 3 अवस्थाओं में सबसे पहला ठोस अवस्था होता है, सॉलिड स्टेट। दूसरा द्रव अवस्था होता है, लिक्विड स्टेट। और तीसरा अगर आप ध्यान देंगे तो ये गैस अवस्था होता है, यानी ठोस, द्रव और गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये आपकी 3 अवस्थाएं हैं। थोड़ा सा प्लाज्मा अवस्था और एक बॉस स्टेज करके आया है, लेकिन वो आपके नए सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेगा। शुरुआत से आप लोग जब भी पढ़े होंगे तो यही तीनों अवस्थाओं का वर्णन किया गया होगा, जिसमें सबसे पहले क्या है कि ठोस अवस्था किसे कहते हैं, फिर इसकी परिभाषा क्या है। तो आप सुनिएगा, पदार्थ की या फिर ऐसे पदार्थ जिनका आयतन व आकार निश्चित होता है, उसे ठोस कहते हैं। एक बार फिर से सुनेगा, ऐसे पदार्थ जिनका आयतन एवं आकार निश्चित होता है। दैट टाइप ऑफ सब्सटेंस विच आर फिक्स इन वॉल्यूम एंड वेट, इट इज आल्सो नोन एज सॉलिड स्टेट। अब एग्जांपल के थ्रू या फिर आप उदाहरण के तौर पे समझना चाहेंगे, लकड़ी की बनी हुई जितनी वस्तुएं हैं, प्लास्टिक की बनी हुई जितनी वस्तुएं हैं, कठोर कांच की बनी हुई जितनी वस्तुएं हैं, ये सब के सब, चाहे छोटे बच्चों की तरह उदाहरण लेंगे तो कुर्सी, मेज, तखत, टेबल, ये सब चीजें आ जाएंगी। ईंट। अब फिर इसके बाद दूसरा स्टेट आता है द्रव, यानी कह सकते हैं आप दूसरी अवस्था आती है द्रव की। तो उसमें बताया जाता है कि ऐसे पदार्थ जिनका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है, उसे हम द्रव अवस्था कहते हैं। या फिर कह सकते हैं पदार्थ की ऐसी अवस्था जिनका आयतन निश्चित एवं आकार अनिश्चित होता है, उसे हम द्रव अवस्था कहते हैं। अब अगर इंग्लिश में परिभाषा, दैट टाइप ऑफ स्टेट ऑफ सब्सटेंस विच आर फिक्स्ड इन वॉल्यूम बट अनफिक्स्ड इन वेट, इट इज आल्सो नोन एज लिक्विड स्टेट। इसके उपरांत अगर आप उदाहरण के तौर पे देखना चाहेंगे कि द्रव क्या होता है, तो आप देखेंगे पानी है, दूध है, तेल है, जितने भी प्रकार के तेल और कह सकते हैं आप पानी की या फिर कह सकते हैं आप कुछ अवस्थाएं होती हैं, जैसे D2O भारी जल है, सामान्य जल है, तो ये सब जो भी चीजें हैं सब के सब लिक्विड अवस्था का ही उदाहरण है। फिर इसके बाद आता है गैस, तीसरी अवस्था आती है आपकी। तो बताया जाता है कि पदार्थ की ऐसी अवस्था जिसमें उसका आयतन व आकार दोनों अनिश्चित होता है। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन व आकार दोनों अनिश्चित होता है, उसे गैस कहते हैं। दैट टाइप ऑफ स्टेट ऑफ मैटर विच आर अनफिक्स्ड शेप एंड साइज एंड वॉल्यूम, इट इज आल्सो नोन एज गैस स्टेज। फिर इसके बाद आगे आप ध्यान देंगे, इसके अगर जितने भी कह सकते हैं आप हमारे पास अधात्विक तत्व है, वो सब अधिकतर जो है गैसीय अवस्था में ही पाए जाते हैं। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, सामान्य ताप पर ये भी गैस अवस्था में ही है। फिर इसके बाद अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा भौतिकता के उदाहरण के थ्रू पे देखा जाएगा कि
अणुगत सिद्धांत के आधार पर ठोस द्रव गैस की व्याख्या किस प्रकार से होती है। तो बताया गया है कि ठोस कठोर क्यों होते हैं, अथवा द्रव जो होते हैं वो अपना स्थान परिवर्तन क्यों कर ले जाते हैं, गैस की क्या क्या कंडीशनें हैं। तो अणुगत सिद्धांत के आधार पर अगर आप ध्यान देंगे तो ठोस द्रव गैस की व्याख्याएं कुछ इस प्रकार से होती हैं कि ठोस कण कैसे होते हैं, द्रव कण कैसे होते हैं और गैस कण कैसे होते हैं। तो आप यहां देखिएगा एक छोटे से फिगर के माध्यम से समझेंगे। ये मान लीजिए एक पात्र है, अगर ठोस कणों की बात की जाती है, ठोस कठोर क्यों होते हैं, तो बताया जाता है कि ठोस के जो अणु होते हैं, ठोस पदार्थ या फिर ठोस अवस्था में पाए जाने वाले पदार्थ के जो अणु होते हैं, उसमें आप देखेंगे उनकी कंडीशन कुछ इस प्रकार से होती है। उनके अणु परस्पर एक दूसरे से सटे होते हैं, इनके बीच अंतराळविक स्थान नहीं पाया जाता है, और उसके साथ साथ इनमें अंतराळविक आकर्षण बल बहुत अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसकी वजह से इनका आयतन एवं आकार दोनों फिक्स होता है। आपको हम उदाहरण के तौर पे दिखाते हैं। ये आपके सामने एक ईंट है, अगर आप इसे ओपन स्पेस में रखेंगे तब भी ये इसी कंडीशन पर रहेगी। अगर आप इसे किसी बाल्टी में रखें या फिर किसी कह सकते हैं आप बड़े जग में रखें, किसी भी दशा में किसी भी स्थिति में आप देख रहे हैं इसके फिर इसको कहीं पर भी रखा जाए तो कहने का मतलब ये है कि ये किसी भी प्रकार से अपने आकार में ना तो परिवर्तन कर रहा है, ना ही कह सकते हैं आप इसका आयतन ही कोई बदलेगा। फिर इसके बाद अगर आप ध्यान दीजिए, और इसका कारण क्या है, क्योंकि इसके अणु परस्पर एक दूसरे से सटे हुए हैं, इनमें अंतराळविक आकर्षण बल बहुत ही, चूंकि सटे हुए हैं इसलिए बहुत ही अधिक लगता है, इसलिए किसी कीमत पर ये अपना स्थान परिवर्तन कर ही नहीं सकते। और जब किसी भी पदार्थ के स्थान अणु अपना स्थान परिवर्तन नहीं कर सकते तो उनमें आकार या फिर आयतन में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन हो ही नहीं सकता। तो सुनिएगा, अणुगत सिद्धांत के आधार पर ठोस की यही व्याख्या है कि ठोस कठोर क्यों होते हैं। तो बताया जाता है कि ठोस के अणु परस्पर सटे हुए होते हैं, इनके अणुओं के मध्य अंतराळविक आकर्षण बल बहुत अत्यधिक पाया जाता है, तथा अणुओं के मध्य अंतराळविक स्थान जो होता है वो नगण्य होता है, इसलिए ठोस के आयतन एवं आकार दोनों निश्चित होते हैं। परंतु आप द्रव में आएंगे तो आप द्रव का देखिए कंडीशन कुछ इस प्रकार से रहता है। आप देखेंगे द्रव के अणु जो होते हैं, बताया जाता है कि द्रव का आयतन तो निश्चित होता है। द्रव मतलब आपके सामने एक पानी, ये देखेंगे ये जो कह सकते हैं अभी जल गिरा है थोड़ा बहुत, आप देखेंगे अगर इसको आप जग में लेंगे तो इस जग के साइज का हो जाएगा। अगर आप इसी पानी को अगर आप किसी लोटे में उलट देंगे तो उसका आकार ले लेगा। लेकिन आप देखिए 1 लीटर है अगर इसका पूरी मात्रा, तो वो 1 लीटर ही रहेगी, अपने आयतन में वो वृद्धि नहीं करेगी। लेकिन आकार में ये आप जिस भी पात्र में इसको रखेंगे उसी का आकार ये धारण कर सकती है या फिर धारण करती है। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, क्योंकि ठोस अणुओं की अपेक्षा जो द्रव के अणु होते हैं वो थोड़ा सा दूर दूर होते हैं, इनके बीच अंतराळविक स्थान भी पाया जाता है, और साथ साथ में इनके अणुओं के मध्य लगने वाला आंतरिक आकर्षण बल जो होता है, अंतराळविक आकर्षण बल जो होता है वो ठोस की अपेक्षा कम लगता है, जिसकी वजह से ये अपने आयतन में तो परिवर्तन नहीं कर सकते परंतु ये अपने आकार में निरंतर परिवर्तन कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है गैस स्टेज। गैस के अणु की आपके सामने देखिए व्याख्या इस प्रकार से है। तो बताया गया है कि गैस के जो अणु होते हैं, क्योंकि गैस का आयतन एवं आकार दोनों अनिश्चित होता है, यही इसकी परिभाषा है। क्यों होता है, उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि जो गैस के अणु होते हैं वो ठोस और द्रव दोनों की अपेक्षा काफी ज्यादा दूर दूर होते हैं, जिसका सबसे बड़ा कह सकते हैं आप जो परिणाम है या जो रीजन है कि उसका आयतन एवं आकार दोनों अनिश्चित होता है। और उसके साथ साथ और भी कुछ कंडीशनें लगती हैं कि इनके बीच अणुओं के बीच पाया जाने वाला अंतराळविक स्थान जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, अंतराळविक आकर्षण बल जो होता है एकदम नगण्य होता है,
जबकि ठोस में अंतराणविक आकर्षण बल बहुत अधिक, द्रव में उससे कम और गैस में एकदम नगण्य के बराबर आकर्षण बल लगता है, जिसकी वजह से गैस आप देखेंगे वो तो देखने वाली कोई चीज ही नहीं है, केवल अनुभव किया जा सकता है वायु के माध्यम से। वायु में भी नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अन्य शेष गैसें हैं, तो उनको केवल अनुभवित किया जा सकता है। तो और एक चीज है, आप गैसीय मात्रा में आप स्प्रे को थोड़ा ध्यान लीजिए अपने एटमॉस्फेयर में। आप देखेंगे एक शीशी के पात्र में अगर द्रव स्टेज में रहते हैं तो वहीं तो रहते हैं, लेकिन अगर आप उनको वायु के स्कैटरिंग के रूप में लेके आते हैं तो आप देखते हैं कि उनका आयतन बहुत ही अधिक बढ़ जाता है। इस प्रकार से ये आणविक सिद्धांत के आधार पर ठोस, द्रव और गैस की व्याख्या रही है, जिसमें आप एक बार फिर से सुनेगा, ठोस के अणु अत्यधिक समीप होते हैं। अत्यधिक समीप का मतलब क्या है? एकदम एक दूसरे से सटे हुए होते हैं। द्रव के अणु ठोस की अपेक्षा दूर दूर होते हैं। गैस के अणु ठोस और द्रव दोनों की अपेक्षा दूर दूर होते हैं। अतः अंतराणविक आकर्षण बल ठोस में बहुत अधिक लगता है, द्रव में ठोस की अपेक्षा कम लगता है, गैस में एकदम नहीं लगता है। और फिर अंतराणविक स्थान ठोस में पाया नहीं जाता है, द्रव में ठोस की अपेक्षा पाया जाता है, लेकिन गैस में आप देखेंगे तो अंतराणविक स्थान बहुत ही अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। अब इसके बाद थोड़ा सा आगे की तरफ ध्यान लिया जाए कि और भी कुछ चीजें हैं जिसके बारे में आप देखेंगे। अवस्था परिवर्तन, तो इसमें आप देखिएगा कुछ चीजें आती हैं। अवस्था परिवर्तन यानी चेंजिंग ऑफ स्टेट। ठोस, द्रव, गैस अपने किन किन अवस्थाओं में जाते हैं, फिर किन किन अवस्थाओं में आते हैं, तो उस पर कुछ चीजें आती हैं। अवस्था परिवर्तन, जिसमें आप देखेंगे गलनांक, फिर इसके बाद आप देखेंगे द्रवणांक, फिर आप देखेंगे हिमांक, चौथा आप देखेंगे क्वथनांक, पांचवा आप देखेंगे वाष्पीकरण, आप देखेंगे संघनन। ये देखिए, ये आपके ठोस कह सकते हैं आप पदार्थों की अवस्था परिवर्तन की स्थितियां हैं, जिसमें गलनांक, द्रवणांक, हिमांक, क्वथनांक, वाष्पीकरण और संघनन के बारे में आप लोगों को जानना है। तो आप सबसे पहले जानेंगे गलनांक क्या होता है। तो बताया जाता है वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ पिघलने लगता है, वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ पिघलने लगता है, वह प्रक्रिया गलन कहलाती है। या फिर कह सकते हैं आप वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ से द्रव पदार्थ में परिवर्तित होने लगता है, तो वह प्रक्रिया गलन कहलाती है। और उसके साथ साथ वह निश्चित ताप जिस पर गलन प्रक्रिया जारी होती है या फिर शुरू हो जाती है, उसे उस पदार्थ का गलनांक कहते हैं। फिर उसके बाद आता है द्रवणांक। द्रवणांक मतलब क्या होता है? द्रव में परिवर्तित होने की क्रिया। तो बताया गया है कि वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ तो द्रव में परिवर्तित होता ही है, लेकिन गैसीय स्टेज भी इस कंडीशन पर द्रव में परिवर्तित होने लगेगा। तो गैसीय कंडीशन से आप देखेंगे द्रव में परिवर्तित होने की जो प्रक्रिया आ जाएगी वो द्रवणांक कहलाएगी। और हिमांक क्या होगा आप देखेंगे तो बताया जाता है कि वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव पदार्थ जमने लगता है, वह निश्चित ताप जो है हिमांक कहलाता है। क्वथनांक क्या होता है? क्वथनांक की बात, चूंकि ये सब अवस्थाएं परिवर्तन ही है, क्वथनांक के बारे में बताया गया है कि वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव पदार्थ उबलने लगता है, उसे क्वथनांक कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। वह क्रिया क्वथन कहलाएगी और वह निश्चित ताप जो है वो क्वथन कहलाएगा।
फिर इसके बाद वाष्पीकरण क्या है, तो बताया जाता है कि वह निश्चित ताप या फिर वह प्रक्रिया जिसमें कोई द्रव पदार्थ वाष्प में परिवर्तित होने लगता है। आपको एक चीज और ये भी बता दें, क्वथनांक और वाष्पीकरण का थोड़ा सा रिलेशन है, क्योंकि क्वथनांक में भी गर्म किया जाएगा और वाष्पीकरण में क्रिया में भी गर्म किया जाता है पदार्थ को, लेकिन क्या है कि यह केवल बॉइलिंग पॉइंट है, उबलने का सिस्टम है, और इसमें क्या है, उसी द्रव पदार्थ को वाष्प के रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। तो बताया जाता है वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव पदार्थ उबलने लगे तो वह क्वथनांक वह है, और वह निश्चित ताप या फिर वह निश्चित प्रक्रिया जिसमें कोई द्रव वाष्प में परिवर्तित होने लगे तो वह वाष्पीकरण वेपोराइजेशन कहलाती है। फिर इसके बाद संघनन कंडेंसन है। बताया जाता है कि वह निश्चित ताप जिस पर कोई कह सकते हैं आप वाष्पित पदार्थ है वो द्रव में परिवर्तित होने लगे तो वह प्रक्रिया क्या है, संघनन कहलाती है। तो इस प्रकार से ये अवस्था परिवर्तन की स्थितियां हैं। फिर इसके बाद आप आइए, कुछ चीजें और हैं, ऊर्ध्वपातन क्रिया। ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशंस। ऊर्ध्वपातन क्रिया क्या है, तो बताया गया है कि इसी अवस्था परिवर्तनों के बीच में एक कंडीशन ऐसी आती है जिसमें कोई द्रव पदार्थ जिसमें कोई ठोस पदार्थ जो है वो द्रव पदार्थ में ना कन्वर्ट होकर सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। उसमें कपूर और नौसादर दो पदार्थ ऐसे आते हैं, तो उसके लिए कह सकते हैं आप एक नया नामकरण किया गया है ऊर्ध्वपातन की क्रिया। तो इसमें बताया जाएगा, परिभाषा इसकी रहेगी कि ऐसी प्रक्रिया अथवा ऐसी क्रिया जिसमें कोई ठोस अवस्था में स्थित पदार्थ सीधे द्रव में ना परिवर्तित होकर अपितु गैस में परिवर्तित हो जाती है, उस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया कहेंगे तथा उस पदार्थ को ऊर्ध्वपातज पदार्थ कहते हैं। तो आज तक के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय।